कभी सोचा है कि एक समाज असल में स्वस्थ कैसे बनता है? ये बात सिर्फ बड़े बड़े अस्पतालों या महंगी दवाइयों की नहीं है। नहीं, ये बात कुछ ज्यादा बुनियादी है, कुछ ज्यादा पर्सनल है। हमारा प्रजनन स्वास्थ्य। और जब हमारे जैसे बड़े देश की बात आती है तो ये मुद्दा और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए इस एक लाइन से आज की बात शुरू करते हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक हकीकत है जो हमारे देश की कहानी, इसकी तरक्की और इसकी चुनौतियों को सबको एक साथ बयां करती है। और यही आंकड़ा हमें प्रजनन स्वास्थ्य को और गहराई से समझने पर मजबूर करता है। तो सवाल यह है कि जब हम इतनी बड़ी आबादी की बात कर रहे हैं, तो इस शब्द प्रजनन स्वास्थ्य का असल मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि कोई बीमारी ना हो या बच्चे पैदा करने की क्षमता हो? नहीं, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो परिभाषा है ना, वो इसे बहुत अच्छे से साफ करती है। प्रजनन स्वास्थ्य का मतलब है प्रजनन से जुड़े हर मामले में पूरी तरह से स्वस्थ होना, फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली भी। सोचे, इसका मतलब है कि लोगों के पास सही जानकारी हो, वो बिना किसी दबाव के अपने फैसले ले पाएं और उनके रिश्ते सम्मान पर टिके हों। ये है पूरी तस्वीर। अच्छा, अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जिसने पिछली सदी में पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। तेजी से बढ़ती आबादी, जिसे हम सब ने जनसंख्या विस्फोट या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के नाम से सुना है। जरा इन नंबरों पर एक नजर डालिए। साल 1900 में दुनिया की आबादी थी करीब 2 अरब और सिर्फ 100 साल में यानी साल 2000 तक ये 3 गुना बढ़कर 6 अरब हो गई। मतलब कमाल की छलांग थी ये। और ये हुआ क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई, लोगों का जीवन स्तर सुधरा। और भारत में भी कहानी कुछ ऐसी ही थी। आज़ादी के वक्त हमारी आबादी करीब 35 करोड़ थी और 2011 तक हम 1.2 अरब का आंकड़ा पार कर चुके थे। तो जो बात हमने शुरू में कही थी कि आज दुनिया का हर छठा इंसान भारतीय है, वो यहीं से आती है। तो सवाल ये है कि भारत ने इस बड़ी चुनौती का सामना कैसे किया? और इसमें एक बहुत दिलचस्प बात है। भारत दुनिया के उन पहले देशों में से एक था जिसने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और इस पर काम करना शुरू किया। हुआ ये कि 1951 में ही भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू कर दिया था और ऐसा करने वाला वो दुनिया का पहला देश था। समय के साथ साथ ये प्रोग्राम और बेहतर होते गए और प्रजनन और बाल स्वास्थ्य देखभाल यानी RCH कार्यक्रमों में बदल गए। और वो नारा तो सबको याद ही होगा, हम दो हमारे दो। इस एक लाइन ने छोटे और स्वस्थ परिवार की सोच को घर घर तक पहुंचाया। तो ठीक है, लक्ष्य तो बना लिए, पर इन्हें हकीकत में बदलने के लिए लोगों को सही विकल्प भी तो देने थे, है ना? सही और असरदार तरीके। तो चलिए अब एक एक करके उन गर्भ निरोधक विधियों पर नजर डालते हैं जो उपलब्ध कराई गई। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल यानी प्राकृतिक तरीकों की। ये शरीर के नेचुरल साइकिल के साथ तालमेल बिठाकर काम करते हैं ताकि स्पर्म और एग का मिलन ही ना हो पाए, जैसे कि रिदम मेथड या विथड्रॉवल। अच्छा, इनका फायदा यह है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन एक बात यह भी है कि इनके फेल होने के चांस थोड़े ज्यादा होते हैं। फिर आते हैं बैरियर यानी बाधा विधियां। इनमें सबसे आम है कॉन्डम, जिसका निरोध ब्रांड बहुत पॉपुलर हुआ। ये न सिर्फ प्रेगनेंसी को रोकता है, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है कि ये यौन संचारित संक्रमणों यानी STIs और एड्स से भी बचाता है। इसके बाद आते हैं IUDs यानी इंट्रा यूटराइन डिवाइस। आम भाषा में लोग इसे कॉपर टी भी कहते हैं। इसे डॉक्टर या ट्रेन्ड नर्स गर्भाशय में लगाती हैं और ये गर्भधारण में देरी करने या बच्चों के बीच सही गैप रखने के लिए भारत में एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और पॉपुलर तरीका माना जाता है। और फिर आती हैं खाने वाली गोलियां, जिन्हें पूरी दुनिया में द पिल के नाम से जाना जाता है। ये छोटी छोटी गोलियां होती हैं जिन्हें रोजाना लेना होता है और ये ओव्यूलेशन यानी अंडाणु बनने की प्रक्रिया को ही रोक देती हैं। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि लखनऊ में हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने सहेली नाम की एक नई गोली भी बनाई है जो नॉन स्टेरॉइडल है और जिसे हफ्ते में सिर्फ एक बार लेना होता है। और आखिर में ये उन कपल्स के लिए है जो ये तय कर चुके हैं कि उनका परिवार अब पूरा हो गया है। ये हैं सर्जिकल तरीके यानी नसबंदी। ये एक परमानेंट तरीका है, इसलिए इसे टर्मिनल मेथड भी कहते हैं। पुरुषों के लिए इसे वैसेक्टॉमी और महिलाओं के लिए ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। जाहिर है ये एक बहुत बड़ा और अहम फैसला होता है। लेकिन जैसा हमने बिल्कुल शुरू में कहा था, प्रजनन स्वास्थ्य सिर्फ गर्भ निरोध या बच्चे पैदा करने तक ही सीमित नहीं है।
नहीं, इसके कुछ और भी जरूरी पहलू है जिन पर बात करना बेहद जरूरी है। और यहीं पर एक बहुत ही संवेदनशील लेकिन जरूरी सवाल सामने आता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी। सवाल ये उठता है कि आखिर भारत में इसे कानूनी मान्यता क्यों दी गई? तो देखिए, भारत सरकार ने 1971 में कुछ शर्तों के साथ एमटीपी को कानूनी बनाया और इसके पीछे बहुत ठोस वजहें थीं। सबसे बड़ा मकसद था गैर कानूनी और असुरक्षित गर्भपात को रोकना, जिनसे महिलाओं की जान को खतरा होता था। इसे कुछ खास मामलों में ही अनुमति दी गई, जैसे गर्भनिरोधक के फेल होने पर, रेप जैसी घटनाओं के कारण हुई प्रेगनेंसी में, या फिर अगर प्रेगनेंसी माँ या बच्चे की सेहत के लिए खतरनाक हो। और एक बात जो यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है, वो है सेफ्टी की। मेडिकल साइंस के हिसाब से एमटीपी को प्रेगनेंसी की पहली तिमाही यानी कि पहले 12 हफ्तों तक ही सेफ माना जाता है। उसके बाद इसमें जोखिम काफी बढ़ जाता है। तो इन दशकों की मेहनत, इन सारी रणनीतियों और प्रोग्राम्स का नतीजा क्या निकला? अच्छी खबर यह है कि नतीजे वाकई में बहुत पॉजिटिव रहे हैं। बेहतर जागरूकता, अस्पतालों में डिलीवरी और बेहतर देखभाल की वजह से माँ और शिशु दोनों की मृत्यु दर में काफी गिरावट आई है। ये चार्ट असल में एक सक्सेस स्टोरी बताता है। तो इन सारी बातों को समेटते हुए हम एक आखिरी सवाल पर आके रुकते हैं। एक प्रजनन रूप से स्वस्थ समाज सिर्फ वो नहीं होता जिसके आंकड़े अच्छे हों। नहीं, ये वो समाज है जहां हर इंसान को सही जानकारी मिलती है, वो सम्मान के साथ अपने फैसले ले सकता है और उसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। ये सिर्फ जिंदा रहने की नहीं, बल्कि सम्मान और सेहत के साथ जीने की कहानी है।